8. तो अभी तक हम लोगों ने डाकनी की बात करी हर्ष एंड जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया शाकचुनी का। शाकचुनी, यस। एक ऐसी एंटिटी जो कि एक मैरिड एंटिटी होती है, एक शादीशुदा एंटिटी होती है, और आई थिंक बंगाल साइड में जिसकी थोड़ी पूजा वगैरह भी की जाती है शाकचुनी की। इनफैक्ट बंगाल साइड जो है, कोलकाता साइड, वहाँ पे एक काफी हेल्दी ट्रेडिशन चला आ रहा है सालों से तंत्र विद्याओं का। तो ये शाकचुनी क्या है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हर्ष? 2-3 अलग अलग संप्रदाय हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है कि 55 प्रकार के भूत हैं अलग अलग। उन सारे भूतों के अंदर शाकचुनी, पेटनी, माछो भूत और भी कई सारे अलग अलग चीजें आती हैं। एक ऐसी औरत जो माँ काली की साधक हो, काफी बड़ी, और अपनी शादी के दौरान जो शाकापोला वो पहनते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि शाकापोला क्या होता है। सीप से बनी एक माला, छोटी माला जो ब्रेसलेट टाइप का होता है, सुहागिनों की निशानी की तरह। हाँ, वो शाकापोला पहनते हैं वहां पे। तो वो पहनने के बाद अपने शादी की पहली रात अगर कोई औरत मर जाती है, उसका जबरदस्ती खून कर दिया जाता है, तो वो एंटिटी शाकचुनी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि उसके हाथ में एक शाकापोला होता है जो दिखता है, कंटिन्यू दिखता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को शाकापोला उसके हाथ में दिखा है। जिन जिन इंसान ने भी शाकचुनी को देखा है, उनके हाथ में हमेशा उन इंसानों को वो शाकापोला दिखता था। उसकी आवाज आती थी। ऑब्वियस है कि वो एक मैरिड वुमेन की एंटिटी है, तो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ रिवेंज चाहिए होता है चीजों से। मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है, तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता पूरी तरीके से। वर्धमान में मेरी एक दीदी रहती है। मैं वर्धमान गया और वहां पर करीब 1 हफ्ते के लिए रुका। वहां पर उस समय दुर्गा पूजा का वक्त था और काफी अच्छा माहौल चल रहा था। इनफैक्ट मैं एक घर में गया जहां पर सिर्फ एक दादी थी, बड़ी बूढ़ी सी। तो मेरी दीदी ने कहा कि ये दादी हैं, इनके पास ही आती रहती हैं खाना वाना देने के लिए। जब मैं वहां गया राहुल, तो मुझे अचानक से जो मोती होते ना, सीप होती है ना, खाली सीप होती है ना, खाली सीप, ऐसा लग रहा था उनको कुछ खनक रहा है बहुत जोर जोर से, जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर किया। हालांकि मैंने देखा नहीं कि क्या। एक बड़ी ताज्जुब की बात थी कि जैसे ही मैं घर के अंदर गया, दादी ने कहा कि तुम्हें इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यानी दीदी से बोला कि उन्हें मुझे इस घर में नहीं लाना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा क्यों। वो कहती हैं कि इस घर में किसी भी मर्द की एंट्री अलाउड नहीं है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने दीदी को भी पूछा, दीदी कह रही मुझे भी नहीं पता कि क्या बात है, क्योंकि मैं ही अकेले आती थी यहाँ पर। द मोमेंट मैं दूसरी चीज सोचता, अचानक से मुझे ऐसा लगा, मैं दीदी की ओर मुड़ा और मुझे ऐसा लगा कि वहां पर किसी आधी जली औरत का चेहरा है। दीदी नहीं है वहां पर। आधी जली औरत का चेहरा है आपकी दीदी की जगह पर? हाँ, मैं जितनी देर में कुछ प्रोसेस कर पाता, द मोमेंट मुझे दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं दादी की तरफ मुड़ा हूँ और दादी अपने दोनों हाथ को मेरी तरफ करके बैठी हुई थी, और उसमें वो शाकापोला उन्होंने पहना हुआ था, उसे वो जोर जोर से लड़ा रही थी। ये मेरा भ्रम था या सच्चाई, मैं आज तक इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। लेकिन ये होने के बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद करी और वापस से खोला है, तो दीदी वहीं पर मौजूद थी। मैंने बोला दीदी मतलब सब ठीक है? उन्होंने भी कहा कि सब ठीक है। बाद में जब मैं वहां से वापस आ रहा था, तो मैंने उसके घर का पूरा इतिहास पूछा। पता चला दीदी से कि ये जो दादी हैं, इनकी जो बेटी थी, उन्होंने लव मैरिज करी थी, किसी से शादी करी। अच्छा, जो दादी आपको दिखी थी वहां पे, उनकी बेटी ने। हाँ, उनकी बेटी ने। हाँ, इन्होंने कोर्ट मैरिज करी, और जब पहली नाइट हुई इनकी, सुहागरात जब हुई, उस दिन इनके पति ने ये दादी की बेटी को मार के फेंक दिया। लड़की का जो पति था, उसने अपनी ही बीवी को मारा और इसकी माँ के घर यानी इन दादी के पास छोड़ दिया। और तब से ये हादसे हो रहे हैं इनके घर में। एक बार क्या हुआ कि अचानक से कोई एक आदमी इनके घर में चोरी करने घुस गया। वो चोरी करने घुसा तो पर कभी बाहर नहीं निकला उस घर से। दादी ठीक से चल नहीं पाती थी, तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि सामने वो जो आदमी है वो अपने घुटने पर बैठा हुआ है और अपने सारे बाल नोच रहा है एक एक करके। उसके बालों से खून बह रहा है और वो सिर्फ रोता जा रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। उस आदमी ने शायद वहीं अपनी जान दे दी। कैसे मरा मिस्टीरियस तरीके से किसी को नहीं पता। और ये बंगाल के कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक लेडी है, उनके घर में कोई भी मैन नहीं जा सकता, कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। पहले के जमाने में राहुल, शायद आपने सुना होगा कि लोग दहेज के लालच में आकर लड़कियों को मार देते थे। जी। उस वक्त ये केसेस वहां पर बहुत हुए और एक तंत्र साधिका को मार डाला गया।
इसी वजह से उसने उस दिन श्राप दिया कि किसी भी तरह की अगर ऐसी दुर्घटना यहाँ इस गांव में हुई तो मैं फिर से आऊंगी। और आज भी उस एंटिटी के मुक्त होने के बावजूद जब भी कभी कोई कुकर्म होता है उस गांव में या फिर उस एरिया में, तो शाकचुन्नी की आत्मा उसे फिर से दिखती है और वो फिर से किसी पुरुष को ही अपना शिकार बनाती है। ऐसा भी कहा जाता है राहुल कि जो डाकनियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया जी, ये डाकनियों की साथी होती हैं। शाकिनी इनको बोला जाता है बेसिकली। शाकचुनी, शाकिनी एक ही वर्ड है। ओके। शाकचुनी को तो आज तक कोई साध नहीं पाया, लेकिन शाकनियों को कई बार लोगों ने साधा है मेरी नजर में। शाकनियों को? बिल्कुल। कई सारे ऐसे तंत्र साधक रहे हैं जो किसी का बुरा करने के लिए शाकनियों को साधते हैं। क्या प्रोसेस होता है शाकनियों को सिद्ध करने का? शायद मैं पूरा प्रोसेस तो ना बता पाऊं, पर जितना रफ आइडिया जितना मुझे याद है, मैंने देखा था कि एक बार एक तांत्रिक जो अघोरी बनने के चरण में था, वो एक शव साधना के दौरान शाकनी को साध रहा था। शव साधना? जैसे मैंने आपको शव साधना के बारे में बताया, शव साधना एक ऐसी साधना होती है जो हर एक तांत्रिक को अपने अंतिम चरण में करनी पड़ती है। पासिंग क्राइटेरिया टाइप का है। एग्जैक्टली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसा हमने आपको शव साधना में बताया था जी, उसका एक प्रोसेस और भी है। जिस वक्त आप शव के पास बैठे हैं उस वक्त आपको कई सारी शक्तियां भी परेशान करती हैं। ओके। और उन शक्तियों में शाकनियां सबसे पहले होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो किसी भी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, पिशाचिनी, किसी भी एंटिटी को परेशान कर सकती है। इसके पास इतनी ताकत होती है ये कि किसी भी ऊर्जा को परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है। बिल्कुल। तो जब भी कोई साधक किसी भी तरह की साधना करता है, किसी भी तरह की डार्क आर्ट को काबू करता है, वो अच्छी साधना हो, वो सौम्य साधना हो या वो तामसिक साधना हो, वो किसी भी साधना को करे, जब भी कोई साधक इन साधनाओं को करता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है शाकनियों से। क्योंकि शाकनियां आपको नहीं, शाकनियां आपकी अंतरात्मा को, आपकी ऊर्जा को भ्रमित कर सकती हैं। उनके पास ये ताकत होती है। यानी कि शाकनियां, अगर आप साधना कर रहे हैं तो शाकनियां आके आपको हेलुसिनेशंस वगैरह देंगे? हेलुसिनेशन तो बहुत छोटी चीज है। वो शायद आपको ये एहसास करा दें कि आप आपके शरीर में हो ही नहीं, आपका शरीर किसी और का शरीर है। वो एहसास करा सकती हैं आपको। मतलब आपको दिखेगा कि आप चुपचाप से बैठे हो, आपका शरीर उधर है, लेकिन यह आपका शरीर है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं अर्श कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस क्या आपको अपनी लाइफ में कभी हुआ है? तो चलिए मैं आज आपको और सारे लिसनर्स को अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। ओके, प्लीज। जब मैं पहली बार शाकनियों से एनकाउंटर हुआ था। आपका एनकाउंटर हो चुका है शाकनियों के साथ? ऑब्वियसली बात है कि जब हम गुरु के अंडर में थे तो हमने बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ देखा। उनमें से एक एक्सपीरियंस था मेरा शाकनियों के साथ, जो बहुत अजीब था। मैं एक रात गुरु से बात करके लौट रहा था। बनारस की ही बात है। तो बनारस से वापस आते समय जहां पर मेरा घर था, वहां पर आते समय करीब 15 मिनट लग जाता था वापस आते आते। तो हुआ ये कि जब मैं वापस आ रहा था तो बीच में एक बस स्टॉप पड़ता था, छोटा सा। ओके। बस स्टॉप टाइप का बना नहीं था वो, बस आधा बना हुआ था। तो मैं थक जाता था तो वहीं बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए। उस बस स्टॉप पे मैं वापस से बैठा, अचानक से एक 35-36 साल का आदमी मेरे बगल में आ गया। नॉर्मल इंसान लग रहा था देखने में। उसने मुझसे कहा कि उसकी साइकिल खराब हो गई है, तो क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ? तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि साइकिल कैसे सही होती है। मैंने सोचा कि इतनी रात हो गई, मैंने उसको कहा कि आप मेरे घर चल सकते हैं इफ यू वांट। मैंने उसको बोला तो उसने मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने तंबाकू होती है वो अपने हाथ में निकाली और मुझसे शेयर करने को बोला। उसने कहा कि आप खाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये होने के बाद ये आदमी मुझे हर दिन रात को सेम टाइम पर मिलने लगा। हमारी दोस्ती हो गई। उस वक्त मैं दीक्षा में था, गुरु दीक्षा में था। उस समय हमारी दीक्षा चल रही थी, कुछ सिखाया जा रहा था मैं। एक दिन गुरु ने हमसे बोला कि आप ध्यान करो। मैं ध्यान करने बैठा तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी अपनी साइकिल को लेकर जोर से मेरे सर पे मार रहा है। मतलब हाथ में उठा के ऐसे पटकते हैं ना, वैसा कर रहा है। ध्यान मेरा बहुत गंदी तरीके से टूट गया, पता नहीं क्यों। बहुत कॉमन सी चीज थी ये। मैंने गुरु को बताया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ। मैं फिर आया, वो आदमी फिर से मुझे मिला। इस बार वो मेरे खाने के लिए खीर लेकर आया था और मुझसे कहता है कि आप खाएंगे? मैंने पहले मना किया, पर दूसरी बार में मैं मान गया।
मैं उस खीर को खाने लगा और द मोमेंट मैंने पहली बार चम्मच उठाया है, मेरे हाथ कांपने लगे हैं बहुत जोर से। मेरा पूरा ध्यान उस खीर के ऊपर था और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पास किसी औरत ने आके चीखा जोर से। अब मैं उस खीर पर से नजर नहीं हटा पा रहा था और ना बगल में देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऑल आई हैव सीन कि मेरे बगल में कोई औरत बैठी हुई है, एक औरत जिसकी पूरी साड़ी खून से सनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था, एक अजीब सी महक आ रही थी और थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुंह के पास आकर कोई ये कह रहा है कि खा लो इसको, अभी खा लो, वक्त है। उस खीर को और किसी फीमेल वॉइस में। मेरा शरीर जाम हो गया था। एट द सेम पॉइंट मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। करीब 5 मिनट शायद मैं वैसे ही बैठा रहूंगा, मुझे पता है। उसके बाद मुझे अचानक से लगा है कि मेरा शरीर ढीला पड़ गया है। मैंने खीर की कटोरी वहीं छोड़ दी, वो नीचे गिर गई। द मोमेंट मैं पलटा हूं, उस जगह पर कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और थोड़ा सा परेशान भी हुआ। जैसे ही मैं घूमा, वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा, जस्ट लाइक अ मूवी जंप स्केयर। उसने मुझसे कहा कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, पर मैं भी एक साधक हूँ। मैं खुश हुआ कि एटलीस्ट एक साधक से मुलाकात हुई। उसने कहा कि चलो आज मैं तुमको अपने काम को दिखाता हूँ। मैं भी एग्री कर दिया और वो मेरे ही शमशान, जिस शमशान में मैं बैठा था, उसी शमशान में ये मुझे लेकर गया। उसके हाथ में एक धागा था लाल कलर का। उसने कहा कि ये धागा पकड़ लो और जब तक मैं ना कहूँ इस धागे को छोड़ना मत। उसने धागे का एक अंतिम छोर दे दिया मुझे और ठीक मेरे सामने बैठ गया। मुझे भी अपने सामने बैठा ला। मैंने उसको पूछा भी कि क्या प्रोसेस है। उसने कहा कि बस कुछ नहीं, ये करने से शायद और लोगों को आराम मिले। तो मुझे लगा कि शायद वो आत्माओं की मदद करना चाहता है। कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। वो मेरे सामने बैठा और बैठने के थोड़ी देर के बाद वो कुछ मंत्रोच्चारण करने लगा। उसके मंत्र अचानक से एक लड़की की आवाज में बदल गए। मेरी आंखें बंद थी। जरा सोचिए, वो मेरे सामने नॉर्मल बैठा है और अचानक से उसकी आवाज एक लड़की की आवाज में बदल गई है। मैं आंखें खोलना भी चाहूं तो नहीं खोल सकता क्योंकि मंत्रोच्चारण पूरा हुआ नहीं है, उसने मना किया था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा है कि मेरे सर पर किसी ने सिंदूर डाल दिया है, बहुत सारा। मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि मेरे ऊपर कुछ तो गिरा है और वो धागा जो मेरे हाथ में था अब धीरे धीरे मेरे चारों तरफ कोई लपेट रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा आधा शरीर कोई उस धागे से लपेट चुका है। इतना ज्यादा टाइट हो गया था ऊपर से नीचे तक शरीर मेरा। आधा धड़ मेरा नॉर्मल था। मैंने अब ये सोचा कि क्यों ना मैं अब आंख खोलकर देखूं कि हो क्या रहा है। राहुल, जो मैंने आंख खोली है, शायद किसी को भी ये विश्वास ना हो कि उस साधना में क्या हुआ था। मेरी आंखों के सामने औरत की लाशें पड़ी हुई थी। चारों तरफ औरत की लाशें थीं और उन लाशों पर एक एक शाकनियां बैठी हुई थी, ऐसे जैसे हम लोग दोनों पैर एक साथ करके जमीन में बैठते हैं। ठीक उन लाशों के ऊपर, वो उन लाशों के ऊपर कुछ मंत्रोच्चारण कर रही थी बहुत जोर जोर से, और मुझे मंत्रोच्चारण समझ में आ नहीं रहे थे। दूसरे मोमेंट जब मैंने आंख बंद करने की कोशिश करी है, उन सारी शाकनियों ने एक साथ मेरी तरफ देखा है। आंख बंद करी है और मुझे ऐसा लगा है कि सारी शाकनियां मेरी आंखों के अंदर घुस गई हैं। और आंख बंद करने पर अब मुझे भयानक नजारे दिख रहे हैं अलग अलग, कि कोई मेरे घर वालों को मार डाल रहा है। कभी अचानक से मेरी चीजें मुझे खराब दिख रही हैं, मेरी मौत दिख रही है। वो सपना नहीं था। सपने में अगर आप मौत देखेंगे आप मर जाएंगे। ये लगातार हुआ है और जैसे ही इस बार मेरी आंख खुली है, मेरे आधे शरीर में राख लगी हुई थी, चिता राख। लाशें गायब हो चुकी थी। वहां पर लाश थी ही नहीं। आपको खाली ऐसा लग रहा था? मेरे को बस ऐसा लग रहा था क्योंकि वो शमशान घाट था जहां पर हम बैठे थे, और वो भी इतना बड़ा। और इसके बाद जब मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिला। लेकिन जिस आसन पर वो बैठा था वो आसन वही था, और उस आसन के बगल में औरत का श्रृंगार रखा हुआ था। ओके। सिंदूर, मांग टीका, चूड़ी, पायल, बिछिया और झुमका। और ये करने के बाद मैं वहां से सुबह होने तक नहीं उठ पाया हूं। जैसे ही सुबह हुई है, मैंने गुरु का नाम लिया है और वहां से मैं उठा हूं। तब मेरे गुरु ने बताया कि ये तुम्हारी एक परीक्षा थी, ये शाकनियों ने तुम्हारी परीक्षा ली है अपने हिसाब से। तो वो जो इंसान जो था, जो आपको खीर वगैरह खिला रहा था, आप कहना चाहते हो कि वो एक शाकनी थी जो कि इंसान के रूप में आई थी? वो एक शाकनी थी जो आकर अलग अलग तरह की परीक्षाएं ले रही थी मुझसे। अगर मैं एकदम से वो खीर खा लेता तो शायद मैं वहीं मर जाता, पर मेरी शायद अवेयरनेस ने मुझे रोक रखा था, इसीलिए मेरे हाथ कांपने लगे थे उस खीर को खाने से पहले। इन परीक्षाओं का लॉजिक क्या होता है? वो क्या टेस्ट कर रही हैं आपके अंदर?
देखिए राहुल, जब भी आप कोई साधना करते हैं, किसी बड़ी एंटिटी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या किसी गुरु के अंडर में आप कुछ सीख रहे होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो लोग ये चेक करते हैं कि क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक हो या नहीं। शाकनियां तो बहुत आम सा टेस्ट लेती हैं, लेकिन मेरा जो टेस्ट था वो शायद शाकनियों और हाकनियों दोनों ने मिलकर लिया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक नहीं थी। मैंने जब अपने गुरु को बताया तो उन्होंने यही बोला कि बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी सारी शाकनियां एक साथ परीक्षा लें, और अगर उस परीक्षा में मैं असफल हो जाता तो शायद मैं अनंत काल तक चलते चलते मर जाता, क्योंकि शाकनियां ये श्राप देती हैं कि तुम्हें तब तक चलना है जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए, और मौत के बाद वो उनके गुलाम हो जाते हैं। एक बड़ा क्लीशेड सा सवाल है हर्ष, लेकिन अभी क्योंकि इतने सारी हम लोगों ने एंटिटीज के बारे में बात कर ली है, ऐसा क्यों है कि इनमें से बहुत सारी एंटिटीज फीमेल होती हैं और तंत्र सिद्धियां या काफी चीजों में महिलाओं का रोल सबसे ज्यादा होता है इन अ वे? एज इफ हम लोग डाकिनी या शाकिनी की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन ये सवाल ऑन द अदर हैंड बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले जो उद्गम हुआ है वो शक्ति का हुआ है। ऊर्जा जो होती है वो फेमिनाइन होती है हमेशा। ओके, बिलीव इन दैट। ऊर्जा का रूप ही वैसा है। शक्ति ज्योति पुंज जिससे कहा गया है सब कुछ निकला है, सारा ब्रह्मांड जिससे अंकित है, बिंदु वो भी फीमेल ही होती है। एक ज्योति पुंज जिसको कहा जाता है, एक ज्योति का आकार जिसको कहा जाता है, वो भी एक फीमेल ही है। तो हमेशा दो भागों में हमारे ब्रह्मांड को बांटा गया है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति में शक्ति आती है। प्रकृति में अगर राहुल मैं पूछूं तो 5 तत्व आते हैं, और उन 5 तत्वों से इंसान बनता है, और प्रकृति शक्ति होती है। तो पुरुष क्या होता है? पुरुष उसकी संवेदना होती है, उसको धारण करने का एक माध्यम ये कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस? एग्जैक्टली। जैसे शव है हम लोग, अगर हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाए तो, शक्ति निकल जाए तो शव रहता है, और शक्ति रहती है तो शिव कहते हैं इसको। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए फेमिनाइन ऊर्जा का इतना ज्यादा महत्व है कि लोग इसको अलग अलग तरह से साधते हैं। अर्श एक एंटिटी है जिसके बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं। आई थिंक जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। लोग कहते हैं कि अक्सर आपने शायद ये किस्से सुने होंगे कि रास्ते में जा रहे थे आधी रात को, रास्ते में लड़की मिली, उसने लिफ्ट ली और वो साथ में आई, और फिर आधे रास्ते में कुछ हो गया, इंसान मर गया। तो ऐसी एंटिटी है, और वो कहते हैं कि वो आपसे शादी करती है, और आपसे शादी करने के बाद आपको वो मार डालती है। सिर्फ मौत ही नहीं राहुल, वो जिसको मारती हैं उसको अपना गुलाम बनाकर अनंत काल तक रखती हैं। ब्रह्मांड की 7 सबसे बड़ी एंटिटीज में से एक, उनका नाम है यक्षिणी।